हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की ये सीरीज स्टार्ट की है और उस क्रम में हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण पढ़ना स्टार्ट किए हैं। भारत पर तुर्क आक्रमण में हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने महमूद गजनवी के आक्रमण, उसके प्रभाव के बारे में जाना। यह हमारा भारत पर तुर्क आक्रमण का अंतिम और दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्थापना में मोहम्मद गोरी ने अपना योगदान दिया। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जैसे बड़े साम्राज्य को स्थापित करने की नींव मोहम्मद गोरी ने किस प्रकार डाली। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। कल हम लोगों ने महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के बारे में विस्तार से पढ़ा और आज उसके कुछ प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मोहम्मद गोरी के आक्रमण और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानेंगे। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के बाद भारत में बहुत सारे मुस्लिम व्यापारी आने लगे और भारत के साथ व्यापार करने लगे। इससे फायदा ये हुआ कि मुस्लिम साम्राज्य जितने भी थे उनकी समृद्धि बढ़ी। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों को महमूद गजनवी ने विजित किया था, जैसे मुल्तान, उन क्षेत्रों में व्यापारी स्थायी रूप से रहने लगे और इसका एक प्रभाव यह हुआ कि भारत में मुसलमान धर्मोपदेशकों का आगमन हुआ और एक सूफी विचारधारा का विकास हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे पहले से हिंदू रहते थे और मुस्लिम में सूफीवाद का विकास हुआ, तो इन दोनों समाजों की एक मिली जुली संस्कृति का वहाँ पे विकास हुआ। कहाँ पे? मुल्तान के क्षेत्रों में या फिर भारतीय उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। इसके साथ साथ अगर ईरान की स्थिति को देखा जाए, जहाँ पे तुर्की साम्राज्य बहुत बृहद स्तर पे फैला हुआ था, वहाँ पे गजनवी के मरने के बाद एक राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई और उस शून्यता को भरने के लिए ईरान में दो साम्राज्य का विकास हुआ। एक का नाम था ईरान का ख्वारिज्म साम्राज्य और दूसरा अफगानिस्तान में गौर नामक प्रदेश। हालांकि ये दोनों ही उस क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, किंतु ख्वारिज्म साम्राज्य की ताकतें ज़्यादा मजबूत थीं और अंत में ईरान के ख्वारिज्म साम्राज्य ने ही तुर्की साम्राज्य पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था कायम की। अफगानिस्तान में गौर नामक जो प्रदेश था, उसके पास भारत पे आक्रमण करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा। और जैसा कि आपको पता ही है कि भारत अपनी समृद्धि के लिए सुविख्यात था और इसी गौर साम्राज्य में एक शासक हुआ जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। उसने किस तरह भारत को विजित किया और भारत में एक तुर्की राज्य स्थापित करने में अपना योगदान दिया, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो शुरू करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी था। अगर बात करें गोरी वंश की, तो गोरी पहले महमूद गजनवी के अधीन ही शासन करते थे और धीरे धीरे 12वीं शताब्दी में इन्होंने अपना खुद का साम्राज्य स्थापित कर लिया और वो साम्राज्य गौर वंश के नाम से जाना गया। इसी साम्राज्य में 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इस गौर प्रदेश का शासक बना। मोहम्मद गोरी संसबनी वंश से था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, संसबनी। अगर गोरी के आक्रमण के बारे में देखा जाए तो गोरी ने कुल 1175 ईस्वी से लेके 1205 ईस्वी के मध्य भारत पर आक्रमण किया। अगर गोरी के भारत पर प्रथम आक्रमण की बात की जाए तो इसने अपना प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया और उसे जीत लिया। जैसा कि आपको पता है कि मुल्तान को इससे पहले भी महमूद गजनवी ने जीत चुका था। अगर मोहम्मद गोरी के भारत पर
द्वितीय आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर द्वितीय आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पे किया, जहां पे भीम द्वितीय का शासन था। और भीम द्वितीय ने गोरी को माउंट आबू के निकट युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया, और इस प्रकार यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। मोहम्मद गोरी ने 1179 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी क्रम में 1185 ईस्वी में गोरी ने सियालकोट को भी जीत लिया, और इस समय सियालकोट जो कि पंजाब में है, वहां का शासक कौन था? वहां का शासक खुसरो मलिक था। इसी क्रम में 1189 ईस्वी में गोरी ने भटिंडा को पूर्ण रूप से जीत लिया, और यहां पर ही तबर हिंद का किला है, जो कि आगे झगड़े का कारण बनेगा। खुसरो मलिक और मोहम्मद गोरी में झगड़े का कारण तबर हिंद का किला था, क्योंकि यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक ऐसा किला था जिससे भारत में प्रवेश किया जा सकता था। आगे के क्रम में हम जानेंगे तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। ये दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरह से हराया, किंतु अगले ही साल दूसरे युद्ध में गोरी ने अपनी सैनिक क्षमता का परिचय देते हुए पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हराया। अगर हम बात करें तराइन की, तो तराइन एक स्थान है जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के क्रम में दो युद्ध महत्वपूर्ण हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, और तराइन का द्वितीय युद्ध उसके अगले साल ही 1192 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरह से हराया, और पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी किसी तरह से अपना जान बचा के वहां से भाग निकला। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि तुर्क आक्रमण हमेशा होते रहते हैं, और इसी तरह का यह भी आक्रमण था, और ये अपने आप समाप्त हो जाएगा, जो कि एक प्रकार से उनकी राजनीतिक भूल भी है। इस बीच मोहम्मद गोरी को तैयार होने का मौका मिल गया। मोहम्मद गोरी ने पुनः 1192 ईस्वी में 1,20,000 सैनिकों के साथ तथा 10,000 घुड़सवारों के साथ पृथ्वीराज चौहान पर धावा बोल दिया। पृथ्वीराज चौहान को इसका अंदाजा नहीं था कि मोहम्मद गोरी फिर से युद्ध करेगा। पृथ्वीराज चौहान राजकाज को लेके उस समय थोड़ा सा बेपरवाह हो गया था, और जब मोहम्मद गोरी ने 1,20,000 सेना और 10,000 घुड़सवारों के साथ आक्रमण किया, उसको खुद को संभालने में काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने अन्य पड़ोसी राज्यों से भी सहायता मांगी, और उन्होंने सहायता भी की, लेकिन जयचंद्र एक ऐसा राजा था जो कि उस समय का काफ़ी शक्तिशाली राजा था, और उसने साथ नहीं दिया। क्यों साथ नहीं दिया? क्योंकि उसके पीछे एक कन्नौज का स्वयंवर की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है जयचंद्र के अलगाव का कारण यह था कि पृथ्वीराज ने उसकी पुत्री का अपहरण किया था। क्यों? क्योंकि किसी चौहान राजा के साथ उसकी पुत्री का प्रेम प्रसंग था। इस कारण जयचंद्र ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, और अंत में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। ऐतिहासिक रूप से देखें तो तराइन के द्वितीय युद्ध को इतिहासकार मील का पत्थर कहते हैं, क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता या फिर तुर्की राज्य की स्थापना हुई। गौरी ने दिल्ली को राजधानी बनाया और तुर्की राज्य की स्थापना की। इसके बाद अब मोहम्मद गोरी के सामने एक ही ताकतवर
राजा था जिसका नाम जयचंद था। इसको भी हराना आवश्यक था अगर वो भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करना चाहता है। तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा और उसमें जयचंद को पराजित कर दिया। इस प्रकार भारत में तुर्की राज स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया। मोहम्मद गोरी के अंतिम अभियान की बात करें तो मोहम्मद गोरी 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखरों के खिलाफ किया था। खोखर पंजाब की एक जाति है जो कि लड़ाकू जनजाति थी। 1206 ईस्वी में गोरी भारत से वापस जाते समय सिंध के पास दमयक नामक स्थान पर मारा गया। गोरी जब भारत में आया तो उसके साथ प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती भी भारत है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में मुस्लिम व्यापारी व्यापार करना शुरू कर चुके थे और साथ ही साथ यहाँ पे स्थायी रूप से रहने भी लगे थे। और उस समय काफ़ी धर्मोपदेशक भारत में आए और उन्हीं लोगों ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। तो शेख सलीम चिश्ती नामक व्यक्ति भारत आए और भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत हुई। अगर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करें तो वो अजमेर में स्थित है और जिसे अजमेर शरीफ या फिर गरीब नवाज कहा जाता है। गोरी ने भारत में सिक्के भी ढलवाए थे जिसपे दो आकृति थे, एक तरफ माता लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ होता था। इस प्रकार से हम लोगों ने बारी बारी से महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में जाना। अब हालांकि ये दोनों ही तुर्क आक्रमण थे, तो आइए जानते हैं कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी में अंतर क्या था। देखिए, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के लिए मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार हेतु भारत की धन संपदा महत्वपूर्ण थी। हालांकि महमूद गजनवी भारत में किसी स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सका, लेकिन उसने भारत में हिंदुशाही राज्य तथा पंजाब को जीतकर मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। महमूद गजनवी एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता का धनी था, परंतु उसमें कुशल शासन प्रबंधन का अभाव था, जिस कारण उसके बाद उसके राज्य का राजनीतिक रूप से क्षीण होना प्रारंभ हो गया। और आपने देखा ही कि ईरान में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई और उसी राजनीतिक शून्यता का लाभ उठाकर ख्वारिज्म साम्राज्य और गौर साम्राज्य का उदय हुआ। अगर गोरी की बात करें तो गोरी भारत में हालांकि शुरू में पराजित हुआ, लेकिन उससे वो विचलित नहीं हुआ। उसका राजनीतिक दृष्टिकोण दृढ़ संकल्पित था। अगर अस्थायी परिणाम की बात करें तो गोरी गजनवी से श्रेष्ठ था। उसने मध्य युग के महानतम साम्राज्यों में से एक दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। उसने भारत में जीते हुए राज्यों को अपने योग्य सेनापतियों को सौंपा और उसके उत्तराधिकारी उसके समान ही योग्य थे और उन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा बहुत ही कुशलपूर्वक की। इसलिए उसके मृत्यु के बाद भी भारत में तुर्की साम्राज्य बना रहा। इस प्रकार हम लोगों ने भारत में तुर्क आक्रमण के दूसरे और अंतिम भाग को भी समाप्त कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मोहम्मद गोरी के भारत वापसी के बाद किस प्रकार से इसके गुलामों ने दिल्ली में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।